ठीक है, जल्द आप लोग लाइव आ गए होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस साथ ही साथ चल रही हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, नहीं पेज वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहा है, ये सब आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे आजीविका के संदर्भ में कि भाई NRLM देखिए क्या है, इसको अब थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। बैक क्लास में इसके विषय में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हम कहते हैं इसको, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस विषय में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया कि NRLM मुख्य रूप से क्या है। NRLM सरल शब्दों में अगर हम कहें, एक शब्द होता है BPL। BPL सब लोग सुने हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा जिन प्रोग्राम को आयोजित करके, क्रियान्वित करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा, उसी योजना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहते हैं। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जिसके विषय में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इसी का एक कड़ी है, समझ लीजिए, आज का ये जो हमारा जो क्लास है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग। तो इसके विषय में थोड़ा सा अब हम लोग बात करना चाहेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्लास में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई कुछ MCQs कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला MCQ ये है कि भाई भारत में कृषि मूलतः है, भारत में कृषि मूलतः है, मतलब भारत में कृषि का क्या वैल्यू है। सरल शब्दों में हम कहें कि भारत में कृषि का क्या वैल्यू है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है। कृषि को व्यवसाय की तरह देखते हैं क्या हम लोग? नहीं, कृषि को व्यवसाय की तरह नहीं देखते, कृषि को व्यापार की तरह देखते हैं। कुछ वर्ग देख सकते हैं 2-4%, लेकिन सब लोग तो कृषि की तरह नहीं देखते, व्यापार की तरह नहीं देखते, उसको उद्योग की तरह भी नहीं देखते। हम लोग तो जानते भी हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, यानी कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र होती है, और सेकेंडरी जो सेक्टर होती है, उसको हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और तीसरी जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जहां हम बात करते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत कुछ आपको समझाने वाला है ये प्रश्न। भारत में कृषि मूलतः है, तो कृषि मूलतः क्या होगा? जीविकोपार्जन का साधन होगा, जीविकोपार्जन का साधन होगा। क्यों होगा जीविकोपार्जन का साधन? क्योंकि हम जानते हैं GDP शब्द को, GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है कि देश में कितना प्रतिशत उत्पादन वृद्धि है, यानी कि किसी देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन वृद्धि दर को ही किसी देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, समझना, फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ का क्या है बोलो? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारे यहाँ का क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जिसको हम वार्षिक वर्ष कहते हैं, वित्तीय वर्ष, वार्षिक वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के भीतर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या है? हमारे देश का क्षेत्रफल है। तो किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के भीतर जो कुल उत्पादित वस्तु और सेवा है, उसका बाजार मूल्य
या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। चूंकि हमको पता है कि भाई 1960 से पहले भारत देश में 1960 से पहले भारत देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर वाला अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का आप डिसीजन कैसे लेते हो? जब भी किसी देश में अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था उसी प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि 1960 से पहले हमारे देश में लगभग 57% कंट्रीब्यूशन कहां से आता था? कृषि क्षेत्र से। इसीलिए भारत देश को हम क्या कहते थे? कृषि क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था कहते थे। 1970 से लेकर के 1991 में तो बहुत बूस्ट किया जब एलपीजी सिस्टम आया, है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम कहते हैं नवीन आर्थिक सुधार। तो जब नवीन आर्थिक सुधार आया तो इस कंडीशन में हमको देखने को मिला कि भाई जीडीपी में जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर का कम हो गया और 52% के अबाउट ग्रो करने लग गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। इसको हम क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तो भारत देश की अर्थव्यवस्था इस दौरान कैसी बन गई? औद्योगिक क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था बन गई। यानी कि भारत देश में सबसे अधिक रिवेन्यू कहां से जनरेट होने लग गया? उद्योग क्षेत्र से। आज वर्तमान में भारत देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सेवा क्षेत्र वाली। कैसी अर्थव्यवस्था है? सेवा क्षेत्र वाली। अब देखिए, आप लोग कमेंट में सोच रहे होंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है, हम जो है आपको आजीविका पढ़ा रहे हैं भाई, और आजीविका मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के साधन पर आधारित है। जब तक आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझिएगा माय डियर्स, तब तक आप आजीविका को भी नहीं समझ पाइएगा, है ना। ध्यान से सुनिए और मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। तो हम देखते हैं कि भाई 52% जो कंट्रीब्यूशन है वो जब उद्योग क्षेत्र से आने लग गया देश के अर्थव्यवस्था में, तो देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाने लग गई? औद्योगिक क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था। आज हम वर्तमान में 53% से एबव सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था कहला रही है। सेवा मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं, बैंकिंग, रेलवेज, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब क्या है? सेवा ही है ना। तो सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था कहला रही है। हम तो ये कहते हैं, सामान्य रूप से परिभाषा ये कहता है इकोनॉमिक्स का, जिसका इकोनॉमिक्स का परिभाषा हमारा भारत चेंज कर दिया। तो परिभाषा ये कहता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर 50% से एबव कंट्रीब्यूशन वाली हो गई, ठीक है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम डिसाइड करेंगे। तो एक तरफ हमने क्या कहा? एक तरफ हमने कहा कि भाई जब एग्रीकल्चर वाली अर्थव्यवस्था होगी तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। क्या? अंडर डेवलपिंग। कैसी अर्थव्यवस्था होगी? अंडर डेवलपिंग। लेकिन जब वही अंडर डेवलपिंग से कहां चला जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था। कंट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है? अब कंट्रीब्यूशन मतलब क्या समझते हो? योगदान। योगदान योगदान कहां से जा रहा है? अब औद्योगिक क्षेत्र से। तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विकासशील देश कहेंगे। क्या कहेंगे? विकासशील। लेकिन जब भी अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक हो जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आज तो हमारा देश क्या है? सर्विस नहीं। इसी बात को समझना है, यहीं पर मैं बोल रहा हूं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है? सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से जा रहा है। लेकिन हम लिखते क्या हैं? विकासशील देश कहते हैं। भारत ने यूएनडीपी के अकॉर्डिंग जो मानव विकास रिपोर्ट आया 189 देश में 0.647 रैंक प्राप्त हासिल करके जो है मध्यम क्षेत्र या मध्यम क्षेत्र वाला देश कहलाता है, जो कि विकासशील देश के अंतर्गत आता है। ऐसा हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। तो ऐसा हम लोग परिभाषा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने औद्योगिक क्षेत्र को अधिक महत्व नहीं दिया। औद्योगिक क्षेत्र को अधिक महत्व न देते हुए हम सीधा कहां पहुंच गए? सर्विस सेक्टर में। भाई खाने को तो है नहीं और हम लोग सीधा सेवा में पहुंच गए। भारत इतनी जनसंख्या विशाल वाला देश, इतना विशाल जनसंख्या वाला देश है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत का नाम आता है वैश्विक दृष्टिकोण से।
चाइना आज भी विकासशील देश कहला रहा है, लेकिन वो सर्विस सेक्टर की ओर नहीं बढ़ा। सर्विस दे रहा है लेकिन सबसे अधिक फोकस कहां पर कर रहा है? औद्योगिक, मतलब बैकबोन कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र, तो बैकबोन को मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि भाई अगर स्किल्ड नहीं है, हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है? डिग्री बेस्ड है, नॉट स्किल बेस्ड। यानी कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो डिग्री परक है, ना कि कौशल परक, है ना। इसी नाम से आज भारत देश में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे PMGY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, और हम जो आजीविका के अंतर्गत MSME के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में जितने भी बात अभी पढ़ेंगे, ये सब मुख्य रूप से क्या काम कर रही है? लोगों को आजीविका, उनको रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। तो हम लोगों ने देखा आजीविका का मुख्य पर्पस देखा कि भाई जो गरीब से गरीब वर्ग के लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अभी भी दूर हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही आजीविका का क्या है? मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पस है। अब यहां पर हम लौट करके आए कि भारत में कृषि मूलतः क्यों है? क्योंकि 60% लोग गांव में रहते हैं, 60% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, और रोजगार देने वाली क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आज भी एग्रीकल्चर सबसे अधिक रोजगार देने वाली है। हालांकि इसका 16.68% GDP में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज भी सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? कृषि क्षेत्र। इसीलिए हम कहेंगे कि भाई व्यवसाय, व्यापार या उद्योग के मंशा से लोग भारत में कृषि नहीं करते। रोजगार जो जीविकोपार्जन के लिए लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो ये पहला उत्तर हो गया। ठीक, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सेकेंड प्रश्न की ओर थोड़ा बढ़ते हैं और इसको जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, बैठिए। खरीफ फसल मौसम को सामान्यतः किससे सहायता मिलती है? खरीफ फसल मौसम को सामान्यतः किससे सहायता मिलती? देखो, आपके प्रश्न कुछ इसी टाइप के बनने वाले हैं। अब आप लोग क्या करिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग करंट अफेयर को देख सकते हैं, लेकिन जो आजीविका है, ग्रामीण विकास है, इसमें योजनाओं के अंतर्गत अगर कुछ विशेष बात कही गई है, कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है, उन्हीं चीजों को पढ़ना। जबरदस्ती का वो कथा पुराण मत पढ़ने लग जाना डेटा का, नहीं तो भटक जाओगे। क्योंकि 2012 और 2017 का अगर आप पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आप पाते हैं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं वहीं पर डेटा पूछा गया, बाकी तो थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन आया है। तो आपसे जानना चाहता है, वो डेटा नहीं जानना चाहता आपसे, रटा रुटाया चीजें, है ना। विभाग, सरकार ये जानना चाहती है कि आपको वास्तव में आजीविका और ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ जानकारी है भी कि नहीं। आपको अगर हम अधिकारी बना देते हैं तो आप ग्रामीण स्तर तक जो सरकार की योजनाएं हैं उसको पहुंचा पाएंगे या नहीं। इस मंशा से सरकार जो है योजनाओं को लागू कर रही है। इसी पर्सपेक्टिव से, इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? ADO का एग्जाम लेकर के नए सरकारी अफसर की भर्ती करना चाह रही है। तो पर्पस को भी समझना है हमें एग्जाम का, कि एग्जाम वास्तव में क्या चाहता है। तो हमने देखा खरीफ फसल। अब खरीफ फसल के विषय में तो हम लोग कल भी बात किए थे। हम लोगों ने देखा कि भारत में जो ऋतु फसलें हैं, अब फसल के तो बहुत सारे प्रकार हैं, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बात करते हैं ऋतु फसलें। तो भारत में 3 प्रकार की ऋतु फसलें होती हैं। पहला खरीफ फसल या वर्षा ऋतु पर आधारित फसल, दूसरा रबी फसल, है ना, जो इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई तंत्र पर आधारित फसल कहलाती, और तीसरा क्या है? जायद फसल। क्या है? जायद फसल, जो कि मुख्य रूप से 2 से 3 महीने के लिए खेती की जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वर्षा किस प्रकार की होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहां से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और चूंकि हम जानते हैं कि खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जब मानसून भारत में प्रवेश करती है, तो इस कारण से भारत की जो खरीफ फसल है मुख्य रूप से किस पर डिपेंडेंट रहेगी? दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंडेंट रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए अबूझमाड़ में नवंबर दिसंबर में जो रबी फसल बोई जाएगी वो किस पर आधारित रहेगी, तो आप कह सकते हैं कि अरब सागर की ओर से जो कौन सी मानसून आएगी जी? कौन सी मानसून आएगी बताइए? नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहां से अरब सागर तरफ से आएगी तो दक्षिण पश्चिम आप कह सकते हो, है ना, शीत ऋतु में जो अबूझमाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा करती है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा तो, अदरवाइज वैसा प्रश्न आपसे उतना डिटेल में पूछने वाला नहीं है। तो खरीफ फसल कह दिया, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। खरीफ फसल कहना है मतलब कि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित फसल के विषय में पूछा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के विषय में आपको बताना है। चलिए बाकी प्रश्नों के को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार से, सही बात है ना। उसी प्रकार से हम कहते हैं औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, यह भी डिपेंड करता है। वहीं खाद्यान्न आपूर्ति से भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो क्या उत्तर सही होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी उत्तर आपके सही होंगे। ठीक है। भारतीय कृषि का जुआ है। भारतीय कृषि का जुआ किसे कहते हैं? मानसून को। इसलिए मानसून को कहते हैं कि भारत में 6 महीने के लिए लोग मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं, जहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। तो इसी पर हम लोगों ने कल भी बात किया कि भाई अगर 6 महीने तक सिंचाई पर ही डिपेंडेंट हैं और 6 महीने के बाद अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, बाहर कमाने खाने के लिए जाते हैं, तो उनको जो है बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। इसीलिए मनरेगा जैसी योजनाओं को भारत सरकार लागू करती है ताकि लोग 6 महीने के लिए बेरोजगार ना हो। हम लोग 100 दिन का आपको क्या देंगे? रोजगार देंगे। और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में कितने दिनों की? 150 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मानसून होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण जिम्मेदार है। कृषि के पिछड़ेपन के लिए पूछा है। तो जोतों का अनार्थिक आकार, सही बात है। कृषकों की ऋणग्रस्तता, हम आज भी देखते हैं, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। तो ये तीनों बातें बिल्कुल यथार्थ हैं, सत्य हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे कि उपरोक्त सभी सही होगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो जनसंख्या का दबाव निम्न उत्पादकता का कारण है, डेफिनेटली। जनसंख्या का प्रेशर बहुत अधिक है भारत में। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बताइए क्या होगा? एक्सप्लेन करिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होगा? ओके ओके, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर जवाब। सीधी सी बात है, 1 एकड़ खेत में रोपा लगाने के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में रोपा लगाने के लिए, है ना, कितने लोगों की जरूरत है? 5 लोगों की। उसमें जबरदस्ती 8 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 लोग हैं उन लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 लोग जो अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो कौन है? प्रच्छन्न बेरोजगार है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये तो निम्न उत्पादकता का कारण है ही। भू जोत का छोटा आकार, इसके विषय में बताऊंगा, जोत के आकार और कितने हेक्टेयर पर, ये इसका पूरा मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये क्या चीज है वास्तव में। सहकारी कृषि हम नहीं कह सकते, कारपोरेट से संबंधित कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर है ये इससे निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, बल्कि इससे तो भाई बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। 3 प्रकार के तो ऋण ही दिए जाते हैं, है ना। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अब आज के हम चैप्टर पर आते हैं और इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे और सरल तरीके से और जल्दी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार। पहला प्रश्न आपका, ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कौन सी मिनिस्ट्री संचालन करती है?
पहला प्रश्न यही है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय संचालित करती है? तो आप कहिएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, इसी को MSME मिनिस्ट्री हम कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो आजीविका के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, वह टॉपिक है आजीविका प्रदान करने वाले, आजीविका प्रदान करने वाले या आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, ग्रामोद्योग की भूमिका, ग्राम धन उद्योग, ग्राम धन उद्योग यानी ग्रामोद्योग, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। तो ग्रामोद्योग की भूमिका के लिए आज हम मुख्य रूप से किस पर बात करने वाले हैं? KVIC, KVIC यानी कि खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक जो मुख्य रूप से ग्रामोद्योग है, खादी एंड ग्रामोद्योग है, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं और प्रमुख रूप से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित है। ये सभी मैं जो डेटा बताऊंगा ये अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट की नीति है, लागू है, उस पर मैं आधारित बताऊंगा। यानी कि आप चाहेंगे तो इनको जो है गवर्नमेंट वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, और मैं पढ़ा भी रहा हूं कहां से? गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो आजीविका प्रदान करने वाले ग्रामोद्योग की भूमिका में हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ग्रामोद्योग वास्तव में क्या होता है। तो चलिए भाई ग्रामोद्योग को समझते हैं। KVIC का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए ग्रामोद्योग ना शब्द लिख करके क्या लिख देगा? KVIC लिख देगा, क्योंकि मंत्रालय में इसका वेबसाइट में भी क्या लिखा हुआ है? KVIC लिखा हुआ है। तो KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन सी बोर्ड काम करती है? छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। तो दोनों बोर्ड को ध्यान में रखना है। नेशनल लेवल पे क्या नाम होगा? KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसे हम कहते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से संचालित है। तो ये दोनों बातें ध्यान में आ गई। देखिए KVIC के गठन के संदर्भ में थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया है, सही जा रहे, सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा, हम बात करना चाहते हैं KVIC के गठन के संदर्भ में। तो KVIC कब इस्टेब्लिश हुआ? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया? तो ध्यान में रखिएगा 1957 में इसका गठन किया गया था। कब? 1957 में। किस एक्ट के तहत? तो 1956 के 61वें अधिनियम, 1987 के 12वें अधिनियम, और अपडेट किया गया इसमें बार बार समय के अकॉर्डिंग, और 2006 के 10वें अधिनियम के तहत इस पर जो है अपडेट किया गया, अपडेट अभी किया गया है। लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना कार्यभार संभाला या इसको स्टेब्लिश किया गया कब? 1957 में। तो दूसरा प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न क्या होगा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप क्या कहिएगा? 1957 को अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न आपका जो बनने वाला है वो ये कि KVIC खादी एवं ग्रामीण अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन संचालित होती है? तो आप कहिएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में यह कार्य करती है। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग चीजों को? ठीक है, समझ पा रहे हैं? प्रश्न कैसे बनेगा आपके नजरों के सामने झलक रहा है कि नहीं? ठीक है, आप लोग जो है नजरों के सामने आ जाना चाहिए प्रश्न, इसीलिए 2-4 पहले मैं आपको करा दिया। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितना मैं बता रहा हूं सब प्रश्न है, बस यही ध्यान में रखना है, नोट करते जाइए, चाह रहे हैं तो। अदरवाइज सुन पा रहे हैं
चीजों को समझ पा रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। तो देखो, तीसरा प्रश्न ये बन रहा है कि केबीआईसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1957 में। दूसरा, केबीआईसी किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियंत्रण में। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग संसद के एक अधिनियम 1956 के 61वें अधिनियम, 1987 के 12वें अधिनियम और 2006 के 10वें अधिनियम के द्वारा सृजित विधि विहित संगठन है। तो एक प्रकार से ये एक विधि विहित संगठन है, आप कहिएगा, ठीक है। क्या संगठन है? विधि विहित संगठन है। ऐसी मतलब कि गवर्नमेंट जो है स्कीम्स लाती रहती ना, उस प्रकार की नहीं, इसको विधि के द्वारा लाया गया है। अगला इसमें, हाँ, इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, सेवाएं भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा क्या होता है? IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 प्रकार की सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सर्विसेज कहलाती है, जो कि सीधा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलों में जाके काम करती है। उसी प्रकार से अगर आजीविका जैसे जो संवेदनशील योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ लेना है तो अगर थर्ड पार्टी या फिर आप कह सकते हैं केवल निचले स्तर पर ही इसको पूरा का पूरा कार्यभार सौंप दिया जाए तो गड़बड़ है। इसी नाम से इस पर निगरानी कौन रखेगी? सीधा केंद्र सरकार निगरानी रखेगी। इसी नाम से इसको क्या कहा गया? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहा गया, ठीक। अब देखो, केबीआईसी के द्वारा दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी योजना फाइनेंशियल एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विशेष लोन पर लागू होगी। पूंजी निवेश और वर्किंग कैपिटल के रूप में डिस्टर्बल के लिए केबीआईसी द्वारा उठाए गए लोन निम्नलिखित हैं। कुल मिलाकर के देयता की बात किया जा रहा है, किस प्रकार से किसानों को लाभ प्राप्त होगा या फिर जो लोग हैं इनके जो योग्य लोग हैं, जैसे बीपीएल के नीचे रहने वाले लोग हैं ना, और जो भी रोजगार प्राप्त नहीं है, उनको रोजगार देने के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है एमएसएमई के अंतर्गत। तो संस्थाएं क्या होंगी? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। खादी एवं ग्रामोद्योग के लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता क्या है? सरल शब्दों में, खादी एवं ग्रामोद्योग के लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता क्वालिफिकेशंस क्या है? पहला, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी संस्थाएं हैं जो लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पहला। दूसरा, जो कोऑपरेटिव कमिटीज हैं, यानी कि सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अगर बहुत गहरा प्रश्न पूछा इस चैप्टर से तो आपको अर्हता के संदर्भ में पूछ देगा। इसको 1947 दे देगा, 1957 दे देगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे? अरे भारत के आजादी के बाद हुआ होगा, ठीक है, क्या हम क्या टिक करेंगे? 1957। ऐसा नहीं, ध्यान रखना है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत रजिस्टर्ड, संस्थाएं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के तहत। और लोक कल्याण के विषय में बात करें तो लोक कल्याण और धार्मिक उद्देश्यों के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट फाइनेंशियल संस्था के रूप में लिस्टेड और नॉन लिस्टेड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, सहकारी बैंक, राज्य फाइनेंशियल निगम और औद्योगिक विकास बैंक, इन सभी को खादी एवं ग्रामोद्योग के लाभ उठाने के लिए लिस्टेड किया गया है, ठीक। कुल मिलाकर के बैंक भी क्या कर सकती है? फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, सहकारी समितियां भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है और सरकार उनको फंडिंग कर सकती है इन सभी नियमों के अकॉर्डिंग। पर्पस क्या है भाई? मुख्य रूप से केबीआईसी का, अब केबीआईसी का बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, ध्यान में रहना चाहिए माइंड में। केबीआईसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो ये कि रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। हमने पहले भी कहा कि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं
या फिर समाज में ऐसे वर्ग हैं जो अभी भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपनी आजीविका नहीं जी पा रहे हैं, उन्हीं को तो ऊपर उठाना है। तो सामाजिक उद्देश्य आप कहिएगा रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। दूसरा क्या है? बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने तथा आर्थिक उद्देश्य और जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज होता रहा है, वर्तमान में हो रहा है क्या? अभी नहीं है ना? तो ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी को बढ़ावा देना और रोजगार देने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, बिक्री योग्य प्रोडक्ट बनाने के लिए गरीबों में आत्मनिर्भरता पैदा करना और ग्रामीण समुदाय का विकास करना इस प्रकार से कुछ बिंदु है जो कि केवीआईसी का क्या है? पर्पस है। और सामान्य शब्द है, इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप लोग रख सकते हैं। केवीआईसी के मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से होते हैं? केवीआईसी के मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला कार्य, उत्पादकों को आपूर्ति के लिए कच्चे माल का भंडार। दूसरा, कच्चे माल के प्रोसेसिंग के लिए सामान्य सेवाओं सुविधाओं का गठन, जिसमें अर्ध तैयार माल मतलब कि जो रॉ मटेरियल है, कुल मिला के रॉ मटेरियल भी शामिल है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों, साथ ही हस्तशिल्प की बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देना। ग्रामोद्योग क्षेत्र में संबंधित उत्पादन तकनीक और उपकरणों में तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा देना और खादी और ग्रामीण उद्योग के विकास और संचालन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब यहां पर आप टर्म ध्यान में रखना, कौन कौन सा टर्म याद रखना है? पहला, उत्पादक से संबंधित क्या है? फंडिंग किया जाएगा, सरकार की तरफ से सहयोग किया जाएगा एमएसएमई के माध्यम से, है ना। दूसरा, अगर आप कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं एमएसएमई के अंतर्गत, जो कि आपका 25 लाख के लागत तक का हो सकता है ना, उसमें डायरेक्ट एमएसएमई आपको क्या करेगी? फंडिंग करने के लिए लोन देगी। और आपको भाई आप चाहेंगे तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर में बताइए एक दो औद्योगिक क्षेत्र। सिलतरा बिलासपुर में है क्या? सिरगिट्टी, ठीक है। और दुर्ग में बोराई। तो ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहां पर भी आप चाहेंगे तो भाई कुछ एमएसएमई के माध्यम से छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। खादी और ग्रामीण उद्योग के विकास और संचालन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये मुख्य रूप से क्या है? केवीआईसी के कार्य कहे जा सकते हैं। आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, फिर से उसी बात को कहा गया है। आयोग के प्रमुख कार्य, इस पर हम लोग बात कर चुके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में एमएसएमई हेल्प करेगी? तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रख सकते हो। पहला क्या है? खनिज आधारित उद्योग। दूसरा क्या है? कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। चाहे तो आप मिल स्थापित कर सकते हो, है ना, मिल स्थापित कर सकते हो। तो कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, पॉलीमर्स यानी बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग आप ओपन कर सकते हैं। चौथा, वन पर आधारित उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। वन पर आधारित एक आध उद्योग का नाम आप लोग बताएं, एक आध आप लोग एग्जाम्पल। आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहिए, मैं आप लोग को भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, आ सकता है। और जैसे कि कुछ बताइए ना, जैसे मेडिसिन। हाँ बहुत बढ़िया। रेशम का मधुमक्खी पालन, सुने हो मधुमक्खी पालन, है ना, जिससे शहद निकालते हैं, हनी, तो वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। हाथ कागज एवं रेशा उद्योग, ठीक है। ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, और साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि संबंधी कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं। इन सभी पर केवीआईसी के द्वारा एमएसएमई क्या करेगी? लोन प्रोवाइड कराएगी। इन सभी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए। इसको तो बिंदुवार आप याद ही रख लेना,
ठीक है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में और गवर्नमेंट के डाटा में इतना ही नाम दिया गया है। तो इन जो जितने भी मैं पॉइंट बताया हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन 8 बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखना। खनिज पर आधारित उद्योग, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बहुलक एवं रसायन पर आधारित उद्योग। आपसे प्रश्न कूट में पूछ सकता है इनमें से किस पे नहीं है करके, है ना। और आपसे ये ऑप्शन भी दिया रहेगा बहुलक एवं रसायन, तो आप लोग सोचेंगे भाई एमएसएमई और ग्रामीण उद्योग बोल रहे हो, ये हाँ बहुलक और रसायन पहुंच गए, चलो इसको कट करो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नहीं है ले लेते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना है बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग, हाथ कागज एवं रेशा उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। आप चाहेंगे तो गांव में कुछ जैसे कि आजकल लोग क्या है ना, ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियांत्रिकी कुछ काम कर रहे हैं ना, जैसे कि एक आध एग्जांपल आप लोग बताइए इंजीनियरिंग वर्क में। ठीक, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और योजना संबंधी उद्योग, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक प्रश्न जो आपका बन सकता है वो ये कि केवीआईसी ने एक ई बुक जारी किया है। केवीआईसी ने क्या एक ई बुक जारी किया है, उस ई बुक का क्या नाम है, उस ई बुक का क्या नाम है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, केवीआईसी के द्वारा खादी एवं ग्रामों उद्योग के माध्यम से एक ई बुक जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी समस्त प्रकार की योजना, उद्देश्य, पर्पस इत्यादि को समझाने का प्रयास किया है। उसका नाम क्या है, ई जागृति। क्या नाम है, ई जागृति, भूलना नहीं। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एमएसी इनसाइडर आपके मंथली वाइज मैगजीन भी आते हैं। तो दो चीजें ध्यान में रखना है ई बुक के संदर्भ में, पहला ई जागृति, पहला क्या याद रखोगे, ई जागृति, और दूसरा क्या है, एमएसएमई इनसाइडर मंथली मैगजीन, एमएसएमई इनसाइडर मंथली मैगजीन। इन दो चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। चलिए, अब कुछ योजनाओं पर भी हम बात कर लें। खादी और ग्रामोद्योग संबंधी जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें से पहली योजना क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं PMEGP। अंग्रेजी में इसे हम क्या कह सकते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर, रोजगार का ई एम्प्लॉयमेंट, सृजन मतलब जनरेशन, और पी का मतलब प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। केवीआईसी का क्या है, प्रोग्राम है, योजना है। इसमें क्या मुख्य रूप से प्रावधान है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को वर्ष 2008 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को बदलने के लिए शुरू किया गया था। एमएसएमई मंत्रालय ने PMEGP लॉन्च किया, जो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट डेटा तैयार करके दी है वहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा, केवीआईसी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछेगा आपका प्रोग्राम के अंतर्गत, तो प्रोग्राम में आपका सबसे पहला प्रोग्राम हमने क्या बताया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्या है बोलिए, बैठे बैठे सो जाओगे नहीं तो, इसलिए कभी कभी बोल भी लिया करो ताकि ध्यान फिर से आ जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्लियर। तो भाई गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू किया था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को बदलने के लिए। मुख्य रूप से इस PMEGP का काम क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है। मतलब कि क्रेडिट, उधार, क्रेडिट मतलब उधार के आधार पर सब्सिडी प्रदान करती है। यानी कि आपको मान लिया जाए 25
लाख का लोन दिया गया तो आपको कहा जाएगा कि हम आपको 10 लाख का सब्सिडी दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम, इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? एनी डाउट? बहुत बढ़िया। देखिए, पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट लागत के कुछ प्रतिशत के अपने योगदान का निवेश करना आवश्यक है। लाभार्थियों द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक राशि का उदाहरण निम्नलिखित है। तो पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां कितनी श्रेणियों में हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा, क्षेत्र, परियोजना और इकाई के स्थान, ये एक तो सामान्य श्रेणी पर है, ठीक है, एक सामान्य श्रेणी और दूसरा है विशेष श्रेणी। एक सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी। सामान्य श्रेणी में लाभार्थी को योगदान कितना प्रतिशत तक मिलेगा? 10% तक। और सब्सिडी दर परियोजना लागत कितनी मिलेगी? नहीं, शहरी क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्र में 25। शहरी क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्र में 25। वहीं अगर विशेष वर्ग से आते हैं, विशेष वर्ग मतलब एससी, एसटी, ओबीसी सहित अल्पसंख्यक महिला, भूतपूर्व सैनिक के रूप में अगर आते हैं, या शारीरिक विकलांगता, एनईआर या हिल एरिया सीमा क्षेत्र, इनको आप लोग और इंटरनेट में सर्च कर लेना, इसका मीनिंग क्या होता है, डिटेल में जानना चाहो लेकिन जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखो कि भाई पीएमईजीपी का जो मुख्य पर्पस है वो 2 श्रेणियों में, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में सब्सिडी प्रदान करना है। तो सामान्य वर्ग को 10% और विशेष वर्ग को 5% लाभार्थी का योगदान रहेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक है, सामान्य वर्ग में शहरी क्षेत्र में 15%, ग्रामीण क्षेत्र में 25%। वहीं जो विशेष वर्ग हैं उनको 25% शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 35% का लाभ मिलेगा। मतलब आपको जितना लोन दिया जाएगा उसमें 25% और 35% का रेशियो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। किस संदर्भ में? लोन के संदर्भ में सब्सिडी, है ना। इसमें कुछ नोट भी दिया है। निर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य प्रोजेक्ट इकाई की अधिकतम लागत कितनी हो सकती है? 25 लाख रुपए। मैंने बताया शुरू में 25 लाख रुपए अगर लोन देती। व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य प्रोजेक्ट इकाई की अधिकतम लागत कितनी हो सकती है? 10 लाख रुपए। और तीसरा, कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा टर्म लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। एक ही बार में आपको नहीं दे दिया जाएगा पैसा को, समझ रहे हो? आपके काम को देखा जाएगा, उसके बाद पैसे धीरे धीरे रिलीज किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कितनी लागत की सब्सिडी या कितने लागत की पैसे दी जा सकती है, लोन दी जा सकती है? तो क्या बोलिएगा? 25 लाख। वहीं व्यवसाय और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत कितना? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। अब मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि निर्माण क्षेत्र क्या होता है, और मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने पहले ही बात किया। और जिनको लग रहा था कि हम इकोनॉमी कहां पहुंच गए, वो यहीं पर आकर के अटक जाएंगे अगर इकोनॉमी को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, टर्म लोन कोई में बताया, एक किस्त में नहीं मिलेगा आपको, धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, एक ही बार आपको पैसा दे दिया जाएगा तो उसका सदुपयोग करने की जगह लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, गाड़ी बंगला ले सकते हैं, है ना। तो समस्या है, तो इस नाम से धीरे धीरे दिया जाएगा 2-3 किस्तों में। अब देखो, कुछ और योजनाओं पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना। अब इसको आप लोग सर्च कर लेना, SAFURTI, स्फूर्ति, इसको सरल रूप में क्या कहते हैं? स्फूर्ति। अब आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा स्फूर्ति, और आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर तो हमको कभी पढ़ा ही नहीं है स्फूर्ति क्या है। लेकिन हम लोग तो स्फूर्ति लग भी नहीं रहे हैं, तो ये है क्या भाई? तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा क्या है, ये योजना है जिसको पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना यानी स्फूर्ति का नाम दिया गया है। ठीक, इसको शुरुआत कब किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्फूर्ति एमएसएमई की पारंपरिक उद्योग मंत्रालय के उत्थान के लिए एक योजना है। स्फूर्ति का प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों
और उद्योगों को समूहों में संगठित करना ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। आज हम समाज में क्या चाहते हैं, कैसा, मतलब आज भारत देश की अगर हम बात करें, फिर कोई भी देश का आप नाम ले लो, कोई भी देश किस प्रकार की मार्केट की आकांक्षा करता है? कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी प्रतिस्पर्धी बाजार। प्रतिस्पर्धी बाजार का लाभ ये होता है कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बहुत सारे सेवा प्रदाता होते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस हैं तो पहली बात तो मुद्रास्फीति कंट्रोल रहेगी, पहला, और दूसरा क्वालिटी, दूसरा क्या है, गुणात्मक, प्रोडक्ट में गुणात्मक वृद्धि होगी। अगर एक ही टेलीकॉम सर्विस रहा तो वो तो तानाशाह बन जाएगा, मनमाने तरीके से आपसे वसूल करेगा पैसा कि भाई 400 रुपये में टॉपअप नहीं होगा, 1200 रुपये में टॉपअप करेंगे, कराना है कराओ, नहीं कराना है तो मोबाइल यूज करना बंद कर दो, है कि नहीं। तो इसीलिए पूरा देश, क्या हर एक देश क्या चाहता है, प्रतिस्पर्धी बाजार चाहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपको प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, आपके अंदर कंपटीशन का एक वो आना चाहिए, जज्बा आना चाहिए, सोए मत रहो। आप काम करना चाहते हो तो प्रतिस्पर्धी तरीके से काम करो। इससे दो फायदा होगा, आपके काम में उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि होगी, और दूसरी बात आप जो है इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो इस कारण से स्फूर्ति कार्यक्रम लाया गया। अब इसमें देखो, किसी भी विशेष परियोजना के लिए स्फूर्ति के तहत प्रदान की जाने वाली फाइनेंशियल सहायता अधिकतम कितने करोड़ की हो सकती है? 8 करोड़ की। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं? पॉइंट को नोट करिएगा, है ना। 8 करोड़ हो सकती है। और आप लोग भी ऑनलाइन, हाँ, सामान्य वर्ग, ठीक है, आप लोग नोट कर लिया करो जी, है ना, हम बता रहे हैं उसको नोट कर लिया करो। नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा, सर एक बार और रिपीट कीजिए, ठीक है। वीडियोस तो रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अगर दिख नहीं रहा है तो हमको सुन लीजिएगा, श्रवण शक्ति का उपयोग करिए, ठीक है। अगला देखो, ब्याज सब्सिडी योजना प्रमाण पत्र। ब्याज सब्सिडी योजना प्रमाण पत्र, इसमें क्या है? ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना खादी कार्यक्रम के लिए प्रमुख धन का स्रोत है। यह योजना केवीआईसी के सभी रजिस्टर्ड संस्थानों के लिए लागू है। यह योजना बैंकिंग संस्थानों से धन जुटाने के लिए शुरू की गई थी ताकि वास्तविक फंड की आवश्यकता और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता को कम किया जा सके। इस योजना के तहत आवश्यकताओं के अनुसार वर्किंग कैपिटल के उद्देश्यों के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज पर धन की उपलब्धता कराई जाएगी। मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी 4% के रियायत पर क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। किसी को भी लोन दिया जा सकता है इसके आधार पर। कुल मिला के सरल बात में इसी को ध्यान में रखिएगा कि आईएसईसी में किसी को भी मुख्य रूप से धन का स्रोत कहा जा रहा है इसमें, और कोई भी इसमें वर्किंग कैपिटल के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकता है, जो कि 4% की वार्षिक प्रतिवर्ष की रियायत ब्याज पर धन की उपलब्धता कराई जा सकेगी। अगला है एमपीडीए मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसमें खादी एवं ग्रामीण उद्योग के लिए मार्केट प्रमोट और विकास कार्यक्रम जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के लिए बढ़ी हुई कमाई को सुनिश्चित करना है। और ध्यान में रखिए, कारीगरों के लिए 25% रियायत, विक्रय संस्थानों के लिए, विक्रय मतलब क्या समझे? सेल्स इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, है ना, तो उसके लिए 45%, और जो प्रोडक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोडक्शन, उनके लिए 30% के बीच आर्थिक सहायता को बांटा गया। सरल रूप में आप कहिएगा, जो वर्कफोर्स यानी जो कार्यबल है, मुख्य रूप से कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए 25%, जो सेल्स प्रोफेशन में है उनके लिए 45%, और जो प्रोडक्शन प्रोफेशन में है उनके लिए 30%। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कारीगर और उत्पाद संस्थानों दोनों के लिए मर्जिंग अगर किया जाए तो कितना %? 40%। उतना डिटेल में मत जाइए, बस इसमें जो 3 पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा, 25%, 15% और 30%। 40% कारीगर, हाँ 25%, 45% और 30%। क्लियर? एक और कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
खादी सुधार और विकास कार्यक्रम KRDP, खादी सुधार और विकास कार्यक्रम, ये क्या कह रहा है देख लो। खादी सुधार और विकास कार्यक्रम का गठन रोजगार सृजन, कारीगरों की कमाई बढ़ाने और खादी उद्योग की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस योजना का मुख्य फोकस खादी की रिपोजिटिंग और बाजार की जरूरतों से जोड़ना, चुनिंदा सब्सिडी और बढ़ा हुआ वेतन प्रदान करना है। कुल मिलाकर के खादी सुधार और विकास कार्यक्रम में क्या है कि अधिक से अधिक रोजगार हम दे सकें लोगों को। दूसरा, जो कारीगर हैं, जो जिनके पास स्किल है, MSME के अंतर्गत कोई भी काम करने का, उनको अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके ताकि उनके अपनी स्किल का उपयोग करते हुए अधिक इनकम जनरेट कर सकें। ठीक, एक है द हनी मिशन, इसको भी याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन, द हनी मिशन। तो द हनी मिशन ये भी एक क्या है, KVIC का एक मुख्य योजना है, आप कह सकते हो। इसके बाद 10 मिनट का और क्लास रहेगा जो कि मुख्य रूप से आधारित है। एक इसको बस नाम को नोट कर लो, बाजार विकास सहायता, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें भी 20-25% के आधार पर कारीगरों को जो है सब्सिडी दिया जाएगा। ये दो चीजें बस ध्यान में रखना, बाकी चीज को उतना याद नहीं रखना है। और इसका नाम याद रखना MDA यानी बाजार विकास सहायता, बस इतना याद रख लो आप, बस इसमें ज्यादा नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अब प्रश्न बन रहा है वो ये कि भाई छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन की स्थापना कब की गई, ये भी एक प्रश्न बनेगा, है कि नहीं। तो आइए समझते हैं इसकी स्थापना कब की गई भी। इंट्रोडक्शन संस्था की, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को किया गया था। प्रश्न समझ में आया। पहला प्रश्न यही बनेगा कि इसका गठन कब किया गया था। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था, क्या बोलोगे, 20 जुलाई 2001 को किया गया था। किस अधिनियम, किस अधिसूचना के तहत, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 344/116 ग्रामोद्योग 2001, रायपुर में इसकी हेडक्वार्टर है। इतना मत याद रखो, ये इतना याद रखो केवल 20 जुलाई 2001, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1 नवंबर सन 2000 को, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और स्वतंत्र राज्य बन जाता है ना, तब इसको 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा। इसका भी उद्देश्य कुछ अलग नहीं है। हम नेशनल लेवल पे जिस प्रकार से KVIC का पर्पस देख रहे हैं, वही पर्पस छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के स्तर पर होगा, है ना। तो इस पर बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। बोर्ड का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर शोषण रहित एवं समतामूलक समाज की रचना का व्यापक उद्देश्य लेकर के ये चलता है। तो ये शब्द याद रखना, मैं जो लिखा हूं, शोषण रहित एवं समतामूलक समाज। शोषण रहित और समतामूलक समाज कौन बनता है, बताओ। हम आप सब यहाँ पर बैठे हैं, है ना, और सुन भी रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि हम रोजगार प्राप्त कर सकें, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। सरकारी नौकरी के बहुत सारे लाभ हैं, जिसका वैवाहिक जीवन से लेकर के, है ना, गृहस्थ आश्रम को सुखमय बनाने तक इसका पूरा योगदान रहता है, आप सब जानते हैं भली भांति। तो भाई मुख्य रूप से शोषण रहित समाज कब बनेगा, शोषण रहित समाज कब बनेगा, शोषण कब नहीं होगा, जब आदमी आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबुद्ध रहेगा, समृद्ध रहेगा, तब उसका आर्थिक शोषण मतलब सामाजिक शोषण नहीं होगा। आप देखे होंगे भारत में आज भी हम देखते हैं, भारत तो हम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं, है ना। तो भारत हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है,
लेकिन भारत में आज भी हमको कहीं कहीं जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, तो उनका शोषण भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब वही आर्थिक रूप में कहा जाता है आईएएस और आईपीएस का कोई जाति नहीं होता, अपने आप में क्या है, वो एक जाति होता है। उसी प्रकार से अगर कोई पिछड़ा समाज या पिछड़ा समुदाय, पिछड़ा परिवार, पिछड़ा व्यक्ति आर्थिक समृद्ध होने लग जाए तो समाज में उसका एक सम्मान हो जाता है, समाज में बराबरी हो जाता है। इसीलिए कहा गया शोषण रहित और समतामूलक, यानी आर्थिक दृष्टिकोण, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर सब समृद्ध हो जाएं तो निश्चित रूप से समतामूलक समाज की भी स्थापना की जा सकती है, अगर सोच को थोड़ा सा बदल दिया जाए। तो इसलिए मुख्य इसका पर्पस आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये शब्द अगर इससे प्रश्न बना ना, इससे प्रश्न बना तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये शब्द तो जरूर लिखेगा वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना। कूट में अगर प्रश्न बनाया तो ये शब्द तो डेफिनेटली लिखेगा। इसका व्यापक उद्देश्य क्या है? व्यापक उद्देश्य में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। हाँ, व्यापक उद्देश्य में कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, खादी तथा ग्राम उद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी को प्रोत्साहित करना, खादी तथा ग्राम उद्योग के लिए संयंत्र, मशीन, उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना, ये इसका व्यापक उद्देश्य है। ये तो एक प्रकार से सिंपल पर्पस है, संकीर्ण अर्थ है आप कह सकते हैं, लेकिन व्यापक उद्देश्य धरातल पर लागू हमको क्या क्या करना है समझ में आया। एक तो खादी तथा ग्रामीण उद्योग की स्थापना 2000 में हम लोगों ने कर लिया और सन 2000 से 1 नवंबर सन 2000 से लागू भी हो गया। और विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी को प्रोत्साहित करना तथा खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए संयंत्र, मशीनें और उपकरणों को प्रदाय करना, कच्चे माल की आपूर्ति करना इसका मुख्य पर्पस है छत्तीसगढ़ खाद्य ग्रामोद्योग का। ठीक है, प्रमुख कार्य सेम टू सेम है जो हम लोगों ने नेशनल में पढ़ा है, कोई अंतर नहीं है कि भाई प्रदेश में खादी तथा ग्रामीण उद्योग के सतत विकास हेतु बोर्ड के द्वारा काम किया जाना, जिसमें कि ग्राम उद्योग से संबंधित जो सेक्टर हैं उसको ऊपर उठाना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके पर कैपिटा इनकम को ग्रो करना, है ना, उनको सामाजिक स्तर पर आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाना। इन्हीं बातों को इन बुलेट पॉइंट में दिया गया है। छत्तीसगढ़ से संबंधित भी कुछ योजनाएं होंगी, है कि नहीं? तो इन योजनाओं को इस क्रम में आप लोग ध्यान में रखना। इन योजनाओं को पॉइंट वाइज लिख लो। यही है योजनाएं छत्तीसगढ़ में खादी एवं ग्रामीण उद्योग से संबंधित। पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, इसको हम लोग देखेंगे क्या है। कारीगर प्रशिक्षण योजना, रोजगार, ये मुख्य रूप से ये 3 चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, कारीगर प्रशिक्षण योजना। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं क्या है योजनाएं मुख्य रूप से। सबसे पहले हम देखते हैं पीएमईजी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसके विषय में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। वही योजना को छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है, लागू करने का प्रयास करेगी राज्य स्तर पर। नोडल एजेंसीज होती हैं, नोडल एजेंसीज, तो नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार की योजना को काम करेगी। अब केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर तो देखने नहीं आएंगे कैसा काम चल रहा है ना, राज्य को सौंपा जाएगा। हालांकि इसके जो अधिकारी होंगे किस लेवल के अधिकारी होंगे, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा है तो अखिल भारतीय अधिकारी होंगे, वही लोग साइन करेंगे। आप लोग देखेंगे जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर, इन लोग के साइन से अप्रूवल मिलता है कि नहीं। यानी कि जो केंद्रीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनके कंट्रोल में रहेगा। कुल मिलाकर के राज्य सरकार नोडल एजेंसीज के रूप में काम कर रही होगी। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहेगी तो कुछ अधिक प्रतिशत अपने तरफ से क्या कर सकती है, लाभान्वित कर सकती है लोगों को, है ना, अधिक लाभ दे सकती है, अधिक सब्सिडी दे सकती है। क्लियर है? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, है ना, और पढ़ लेना, और या फिर मैं पहले पढ़ाया हूं वही चीजें हैं। दूसरा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, पीएमईजीपी को समझ गए, सीएमईजीपी को समझो।
इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, CMEGP, चीफ मिनिस्टर, हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहेंगे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको हम लोग देखेंगे। यह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रायोजित योजना है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा हेतु क्षेत्र रुपए 1 लाख एवं विनिर्माण के लिए 3 लाख तथा अनुदान राशि 35% देय है, जैसे कि केंद्र के लिए था ठीक उसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, सेवा क्षेत्र के लिए कितना बताओ, 1 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए कितना 1 लाख, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख और अनुदान राशि कितना है 35%। यानी कि आप सर्विस सेक्टर में कोई भी सेवा क्षेत्र में कुछ काम रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, पैसा उसमें 35% आप लोग माइनस कर लो, ठीक है, तो उतना सब्सिडी रहेगा और 3 लाख रुपए में आपको 35% अनुदान दिया जाएगा, ठीक। अनुदान राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को छोटे छोटे ग्रामों उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु लाभान्वित कर ग्रामों उद्योग का विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। कुल मिलाकर के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक। एक क्या पढ़े आप, MPEGP और एक क्या पढ़ रहे हो, CMEGP, ठीक। इन दोनों को आप लोग को ध्यान में रखना है और कितना कितना लाभ मिलेगा ये भी आप चाहेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। कारीगर प्रशिक्षण योजना में वही है कि भाई युवक युवतियों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके माध्यम से उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो ऑलरेडी स्किल्ड है उनको भी बैंकों के माध्यम से लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि सूत कताई एवं खादी बुनाई, बीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, विपणन व्यवस्था, इन सब के माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो उत्पादन केंद्र में क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामों उद्योग बोर्ड द्वारा 9 खादी उत्पाद केंद्र, इसको याद रख लो, 9 खादी उत्पाद केंद्र भगत देवरी, कुंवरगढ़, देवरबीजा, डिमरापाल, विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत तिफरा बिलासपुर और रेशम केंद्र हरदी बाजार बिलासपुर, मैनपुर, गरियाबंद एवं सारा गांव संचालित है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा कि उत्पाद केंद्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग में कुल बोर्ड की संख्या कितनी है, और चाहेगा तो आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो नाम को भी ध्यान रख सकते हैं, भगत देवरी, कुंवरगढ़, देवर बीजा, डिमरापाल, तिफरा बिलासपुर, रेशम केंद्र हरदी बाजार, मैनपुर, गरियाबंद और सारा गांव, ये प्रमुख केंद्र हैं। उक्त खादी उत्पाद केंद्रों के द्वारा खादी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। खादी वस्त्रों का विक्रय खादी ग्रामीण उद्योग भंडार रायपुर, खादी ग्रामोद्योग भंडार बिलासपुर एवं खादी ग्रामोद्योग भंडार जगदलपुर के माध्यम से शासकीय एवं फुटकर विक्रय के माध्यम से लिया जाता है। वर्तमान में 507 कत्तिन एवं बुनकर कार्यरत हैं। कत्तिन एवं बुनकर का मतलब क्या समझते हो, कारीगर हैं कुल मिलाकर के, जो मुख्य रूप से किस प्रकार का काम करते हैं, खादी वस्त्र के लिए काम करते हैं, जिसमें 423 कत्तिन एवं बुनकर वर्तमान में कार्यरत हैं। इतने चिन्हांकित किए गए हैं, लेकिन कार्यरत कितने हैं, 423 एवं 84 बुनकरों को चिन्हांकित किया गया है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अगर बोर्ड की बात पूछेगा तो कितना बोर्ड बोलोगे, 9, ठीक है, 9 जगह ध्यान में रखना है ना। और कितने प्रकार के भंडार विक्रय केंद्र हैं, 3 जगह, कौन कौन सा, एक तो खादी ग्रामोद्योग भंडार रायपुर, खादी ग्रामीण उद्योग भंडार बिलासपुर और खादी ग्रामीण उद्योग भंडार जगदलपुर। तो 3 नाम याद में रखना है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा उसको, और ध्यान में रखिए इतना
कार्यरत हैं और वर्तमान में अभी कार्यरत कितने हैं? 423 कत्तीन और 84 बुनकर। बाकी वही है कि सूती और खादी बुनाई में बीमा सुरक्षा भी इनको दिया जा सकता है, इतना 50,000 का, और आर्थिक सुरक्षा में 12% कल्याण कोष के माध्यम से दिया जाएगा। और इनके विपणन के लिए भी बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर जैसे स्थान पर विपणन केंद्र स्थापित किया गया। हमने यहाँ पर बात की ना विपणन केंद्र, तो 3 जगह पर विपणन केंद्र याद रख सकते हो। बोलो कहाँ कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। तो इसी के साथ आज का यह क्लास हम यहीं विराम करते हैं। फिर से मिलते हैं नए क्लास में, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा। मैं भी कमेंट नहीं पढ़ पाया तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा आपके कमेंट पर ही मैं सबसे पहले आंसर करूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो याद रखे हो कि नहीं, कि मन मस्तिष्क कहीं और चल रहा है, कुछ भी पढ़ लिए और कुछ भी पूछे जा रहा हो, ऐसा नहीं चलेगा। पहले जो मैं पढ़ाया हूँ उसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। उसके बाद आपके जितने भी कमेंट्स में आप लोग पूछेंगे आंसर, उसको हम जरूर आंसर करेंगे आपको, ठीक? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।